Hello everyone. Today I am going to discuss about the waves of भगवान दास। जैसे कि हम सभी को पता है, हम जब सोशोलॉजी में पीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं तो उस पर्सपेक्टिव में भगवान दास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट थिंकर के रूप में हमें इसे पढ़ना पड़ता है। क्योंकि जो पीजीटी का हमारा सिलेबस है उसमें भगवान दास इम्पॉर्टेंट थिंकर के रूप में है और उसमें से क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में हर साल एक ना एक ज़रूर पूछा जाता है। या तो उनकी बुक हो सकती है या फिर उनके वेव्स ऑन रिलीजन हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए रिलायबल है अबाउट भगवान दास। तो उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जैसा कि आप जानते हैं इनका बहुत ज़्यादा सोशोलॉजी में इम्पॉर्टेंट जो आइडियाज़ है वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, डीपली डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जितना हमारे सिलेबस में आने वाला है। तो इसी पर्सपेक्टिव में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ है और इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स क्या हैं। ऐसे तो इम्पॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट इनकी भी बहुत लंबी है, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम उतनी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि अगर एग्ज़ाम हमारा डिफ़िकल्ट लेवल का बनता है तो हम उसको आसानी से फाइंड आउट कर लें। तो चलिए हम अपने लेक्चर में डिले ना करते हुए शुरू करते हैं फटाफट, और आप भी हमारे साथ कंटिन्यू देखते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 12 जन 1869 को। और कहाँ हुआ था ये जो जन्म इनका हुआ था, ये यूपी के वाराणसी में हुआ था। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले इनकी बुक्स को डिस्कस करेंगे। जो ज़्यादातर बुक्स आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हैं जो शायद कहीं कहीं पे मेंशन नहीं हैं, और अगर डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम बनेगा तो हो सकता है न्यू बुक्स पूछ ले। तो हम कोशिश करेंगे आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उन सभी को आपके साथ शेयर करें। तो चलिए लर्न करते हैं, और आप भी हमारे साथ ही साथ इनको लर्न करते रहिए। तो इनकी बुक्स की एक लंबी लिस्ट है, उसमें हमारी पहली इम्पॉर्टेंट बुक्स जो अक्सर एग्ज़ाम में आती रहती है और आप सभी को पता ही है, वही उसी को हम लिखते हैं। वो हमारी बुक है एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। ये तो आप सभी को पता है और ये इम्पॉर्टेंट बुक्स है, अक्सर पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछी जाती है और पूछी जाती रही। तो ये आप सभी को पता भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। दूसरी जो इनकी बुक है वो भी जो अगर हम देखें कि रिलीजन पे जो इनकी बुक है, तो वो बुक है इनकी रिलीजन ऑन थियोसॉफी। तो ये बुक भी इम्पॉर्टेंट बुक है, रिलीजन ऑन थियोसॉफी। तो इसको मैंने इसलिए यहाँ पे रख दिया क्योंकि ये भी कुछ रिलीजन से ही रिलेटेड थी, तो इस वजह से मैंने इसको रख दिया है यहाँ पे। और जब आप बात करेंगे नेक्स्ट बुक्स की, तो हम उसको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। जैसे कि हमने अरविंदो को जब पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था, तो इनके कुछ जो बुक्स हैं वो हैं साइंस पे। अब ये तो हम इसलिए ट्रिक बना रहे हैं कि आपको आसानी से लर्न हो जाए। तो साइंस पे इनकी जो बुक है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो है 5, और 5 जो बुक्स हैं साइंस पे उसको हम कैसे लर्न करेंगे उसके लिए हम ट्रिक बनाते हैं EPOR। ये ट्रिक आपको भी लर्न करनी है और आपको भी अपनी कॉपी पे ऐसे ही नोट करना है। ये मैं बाद में रब कर दूंगी, अभी मैंने इसलिए बताया कि आप अगर पहली बार भगवान दास को पढ़ रहे हैं तो आप भी आसानी से इन बुक्स को लर्न कर सकें, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में शो किया। आप इसको लर्न कर लो, फिर मैं बताऊँगी इसके पीछे क्या रीज़न है। उसके बाद जो गीता है, गीता पे भी इनकी जो बुक्स हैं वो ऐसे लर्न करने के लिए हम बता रहे हैं, ना कि कोई ऐसा ये कंपल्सरी है आपको बुक आसानी से लर्न हो पाए, इसलिए हम ट्रिक ये बता रहे हैं। तो आप अभी ऐसे ही समझते चलिए और आपको आप देखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी आसानी से आपने बुक्स को लर्न कर लिया। तो ये हमारी बुक हो गई गीता पे। अब गीता पे भी जो ट्रिक है वो है BSB, उसके बाद है हमारी ME, और उसके बाद है हमारी K, और उसके बाद है हमारी SD।
1 2 3 4 5। ये जो मैंने ट्रिक बनाई है वो इसलिए बनाई है कि आप बुक्स को लर्न कर पाएँ, और जब आपको बुक लर्न हो जाएगी तो वो ट्रिक आराम से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं जो इनकी बुक साइंस पे हैं। अब मैंने ट्रिक बनाई है ई, तो पहले आप देखते हैं कि इनकी बुक साइंस पे कौन सी है। तो इनकी बुक है द साइंस ऑफ, ई है इमोशंस। समझ में आ गया ई का मतलब। नेक्स्ट इनकी जो बुक है वो है द साइंस ऑफ, पी से क्या होगा, पीस। नेक्स्ट है ओ, तो वो क्या होगा, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या है, W, द साइंस ऑफ सोशल वर्क। उसके बाद क्या है R, तो क्या होगा, द साइंस ऑफ रिलीजन। तो आपने देखा आपको कितनी आसानी से 1 2 3 4 5 बुक्स लर्न हो गई। द साइंस ऑफ इमोशंस, द साइंस ऑफ पीस, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द साइंस ऑफ सोशल वर्ड, द साइंस ऑफ रिलीजन। ट्रिक क्लियर हो गया, ट्रिक अच्छी लगी। अब हम लोग गीता पे हम लोगों ने जो ट्रिक बनाई है उसमें लर्न करते हैं कि क्या क्या इनकी बुक्स हो सकती हैं। तो 7 बुक आपने लर्न कर ली। अब हम आते हैं नंबर 8 पे। तो गीता पे क्या है, जो बी मैंने लिखा है उसका मतलब है भागवत गीता। भागवत गीता हो गई। उसके बाद जो मैंने एस बी लिखा है उसका मतलब है स्टडीज ऑन भागवत गीता। नेक्स्ट जो मैंने लिखी है एम ई, उसका क्या मतलब है, द मिस्टिक एक्सपीरियंसेस। मिस्टिक एक्सपीरियंसेस। जो मैंने के लिखा है उसका क्या मतलब है, के से है कृष्णा। और जो मैंने लिखा है एस डी, उसका क्या मतलब है, सनातन धर्म। तो आपने देखा आपकी ये जो छोटी सी ट्रिक थी उसके माध्यम से आपने लर्न की 12 बुक्स। और मुझे नहीं लगता है कि आप में से जितने लोग भी हमारी वीडियो को देख रहे होंगे उन सभी को इन बुक्स को लर्न करने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो आपने देखा एक छोटी सी ट्रिक से आपने इतनी आसानी से 12 बुक्स को लर्न कर लिया है। तो चलिए अब आपका काम आ गया है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ी सी और बुक्स बची है, मैं उनको यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार लुक आउट कर लेना सो दैट उनको फाइंड आउट कर लो। चलो इसको नोट कर लो, फिर मिलती हूँ। ओके, आई हैव रिटन सम अनदर बुक्स ऑल्सो। तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी जो बुक्स लिखी हैं वो यहाँ से मेंशन की हैं। एंशिएंट सॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम। तो जो मॉडर्न प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए, एंशिएंट सॉल्यूशन, पुराने तरीके से सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इस तरह से ये भी थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, इसीलिए इन्होंने कहा एंशिएंट सॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम। और उसके बाद है द डाउन ऑफ अनदर रेनेसेंस। तो रेनेसेंस की बात वो भी कर रहे थे अरविंदो, और इनकी भी है, लेकिन इनके में द डाउन ऑफ अनदर रेनेसेंस की बात है। और उसके बाद योगा पे इनकी भी एक बुक है, और अरविंदो की तो कई सारी हमने पढ़ी थी। तो योगा, उसमें इन्होंने सूत्र भाषा कोश की बात की है। तो योगा के साथ अगर सूत्र भाषा कोश ऐसे आएगा तो वो बुक किसकी होगी, भगवान दास की होगी। नेक्स्ट है द कम्युनल प्रॉब्लम, जो भी कम्युनिटी में प्रॉब्लम है उनकी बात करते हैं। उसके बाद है हिंदू आर्यन एस्ट्रोनॉमी एंड एंटीक्विटी ऑफ आर्यन रेस। तो इस पे भी इन्होंने आर्यन पे भी एक बुक लिखी है, हिंदू आर्यन पे। उसके बाद है द फंडामेंटल इज आइडियाज़ ऑफ
थियोसॉफी, जिसमें इन्होंने थियोसॉफिक क्लासिक की जो बात की वो 2015 में पब्लिश हुई, इसलिए मैंने ईयर मेंशन किया क्योंकि दोनों का नाम लगभग सेम है, जो डिफरेंस है वो केवल इसका है। तो थियोसॉफिकल आपने पढ़ाई है, पहले मैंने बताया था थियोसॉफी वाली बुक। तो द फंडामेंटल आइडियाज़ ऑफ किस पे, थियोसॉफी पे। और अगर थियोसॉफिकल क्लासिक बुक होगी तो वो 2015 में पब्लिश हुई। अगर द फंडामेंटल आइडियाज़ ऑफ थियोसॉफी इस हिस्टोरिक क्लासिक पे होगी तो वो 2021 में पब्लिश हुई है। और हमारी लास्ट है यूजेनिक्स, एथिक्स एंड मेटाफिजिक्स पे एक बुक इनकी है। यहाँ पे कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ और मेंशन की है। द साइंस ऑफ सोशल नहीं, ये सॉरी मिस्टेक, यहाँ मैंने मिस्टेक से लिख दिया है, सैक्रेड होगा, द साइंस ऑफ सैक्रेड वर्ड। तो सैक्रेड वर्ड जो उसकी पवित्र शब्द की जो बात करते हैं उसमें मैंने इसलिए यहाँ पे क्लियरली किया है मेंशन द प्रणववाद ऑफ गार्गेयन। इसको हिंदी में बोलेंगे हम गार्गेयन का प्रणववाद। तो मैंने इसको स्पेशली यहाँ पे मेंशन इसलिए किया कि अगर पूछ ले जो द सैक्रेड वर्ड तो अलग बुक पूछेगा, लेकिन गार्गेयन का प्रणववाद के बारे में किसने लिखा है अगर ऐसे करके पूछेगा तो हमें लगता है कि कन्फ्यूज़न इस पे हो सकता है, क्योंकि ऐसे हम लोग को पता नहीं रहता है कि ये इस पे अरविंदो होंगे कि भगवान दास होंगे कि गांधी होंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हम लोगों ने इसको स्टडी नहीं किया होता है। तो जब गार्गेयन का प्रणववाद होगा या इंग्लिश में प्रणववाद ऑफ गार्गेयन, और वो ये भी पूछ सकता है कि कौन सी बुक में बताया है, तो द साइंस ऑफ जो सैक्रेड वर्ड है उसमें इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, किसको, द प्रणववाद ऑफ गार्गेयन। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमने बताया द साइंस ऑफ रिलीजन, तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है सनातन वैदिक धर्म। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था जो दूसरा सनातन धर्म पढ़ा था ना, ये 12 नंबर पे। तो इसी को इन्होंने ये जो सनातन वैदिक धर्म है उसकी भी बात की है, किसमें, द साइंस ऑफ रिलीजन। तो अगर पूछ रहे द साइंस ऑफ रिलीजन या फिर इसको इस नाम से भी पूछा जा सकता है सनातन वैदिक धर्म। तो मैंने इसलिए बता दिया कि ये नाम से भी बुक पूछी जा सकती है और ये भी नाम से बुक पूछी जा सकती है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो आपने देखा हमने पढ़ा भागवत गीता, स्टडीज़ ऑन भागवत गीता। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो भागवत गीता मैंने बताई थी वो किसके उसमें है, बाय ड्रीमर। और आगे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है द योगा ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की भी बात की है। अगर योगा ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी तो ये फुल टाइटल इस बुक का नाम, जो भागवत स्टडीज़ ऑन भागवत गीता जो टाइटल है उसका फुल टाइटल ये है बाय ड्रीमर द योगा ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो मैंने इसलिए आपको ये याद करने की ट्रिक बताई थी ताकि आप शॉर्टकट में इसको लर्न कर पाएँ, क्योंकि अगर आप इतना भी देख लेंगे स्टडीज़ ऑन भागवत गीता तो आप कर लेंगे कि ये भगवान दास की बुक है। उसमें आगे वो क्या कहते हैं वो तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया। इन केस अगर आएगा योगा के डिस्क्रिमिनेशन पे तो आप कर लेंगे कि हाँ इसमें भगवान दास थे। और आपने देखा मिस्टिक एक्सपीरियंसेस, तो मिस्टिक की बात वो भी कर रहे थे लेकिन उन्होंने दूसरे पर्सपेक्टिव में की थी, इन्होंने एक्सपीरियंसेस के पर्सपेक्टिव में की है। कृष्णा भी बुक है क्योंकि वो गीता पे फोकस करते हैं, तो उसी को रिलेट करते हुए आप कर लेंगे। सनातन धर्म तो आपको लर्न हो गया होगा, जिसमें वैदिक धर्म की भी बात करते हैं वो। नेक्स्ट आपको जो बुक्स एक बार सिर्फ आपको जो नज़र दौड़ानी है वो इन बुक्स पे दौड़ानी है, ताकि अगर इसमें से इनकी थीम पे कोई आए तो आप कर लें। वैसे मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपने देखा मैंने बताया एंशिएंट सोल्यूशन ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम, द डाउन ऑफ अनदर रेनेसेंस, और योगा जिसमें सूत्र भाषा कोश की बात करते हैं। द कम्युनल प्रॉब्लम, जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन की बात करते हैं। हिंदू आर्यन पेन की बुक है। और आपने देखा जो मैंने बताया था थियोसॉफी, तो थियोसॉफी से आप कर ही लेंगे, तो आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की नीड नहीं है। जो लास्ट है वो हमारी एथिक्स पे भी बुक है। तो आपने देखा कि जो इनके थीम्स हैं काम करने के वो कुछ इस तरह से हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो सबसे ज़्यादा यही एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन पे ही आती है, यही नॉर्मली पूछी ही जाती है पीजीटी में। तो अगर हम एक भी बुक याद कर लेंगे तो हमें लगता है अगर रिपीट होगा तो हो जाएगा काम। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में एग्ज़ाम हो रहे हैं वो कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहे हैं। ऐसी ऐसी बुक्स पूछ लेते हैं कि हम उस पर गेस ही नहीं कर सकते कौन है।
तो इसलिए हमने कोशिश की हम जितनी भी हमें आसानी से बुक्स मिल जाएं वो हम सभी आपके साथ डिस्कस करें, क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट अगर बना तो पता नहीं कौन से फील्ड से वो उठा के बुक पूछ लें और फिर आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और हमने ट्रिक बना के बहुत ही आसानी से आपको लर्न कराने की कोशिश की, जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। बाय मिस्टेक आई हैव रिटन सोशल वर्ड, तो सोशल नहीं वो सैक्रेड वर्ड है, यहाँ पे पवित्र शब्द की बात करते हैं। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने आपको बताया कि साइंस पे उनकी 5 किताबें हैं, उन पाँचों को एक साथ रखा ताकि आपको बहुत ही आसानी से लर्न हो जाए। रिलीजन वाली बुक को एक साथ कर दिया, और आपने देखा गीता पे भी इनकी बुक्स हैं, और कुछ अलग थीम पे बुक्स थी वो भी मैंने बताया, तो आप आसानी से कर लेंगे। रेनेसेंस पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि जब डॉन की बात आएगी तो आप देख लेंगे। योगा पे भी मैंने क्लियरली बता दिया है कि सूत्र भाषा कोश लिखा होगा, द कम्युनल प्रॉब्लम होगी, आर्यन पे बुक है, और तो मैंने सब कुछ बता ही दिया। तो मुझे लगता है आपने अगर एक बार ध्यान से देखा भी होगा तो आपको इनकी थीम समझ में आ गई होगी कि क्या थीम है। कुछ इनकी भी थीम जो है वो अरविंदो से ही रिलेटेड है, वैसे ही बात करते हैं। और इनके जो थ्योरी पढ़ेंगे वो हम लोग इनके जो व्यूज़ हैं वो रिलीजन पे ही पढ़ेंगे, वही पूछा जाता है पीजीटी के एग्ज़ाम में। तो हमारा लेक्चर आज का बहुत बड़ा नहीं होगा, इसलिए आप धैर्यपूर्वक इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम चलते हैं इनके कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इनकी जो थ्योरीज़ हैं उस पे इन्होंने क्या कहा। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में इनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि क्या हुआ था और कैसे ये अपने जीवन में थोड़ा सा आगे आए और कैसे इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलीजन के जो आइडियाज़ दिए वो कहाँ से प्रेरित होकर दिए। तो उससे पहले हम शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है ये थियोसॉफिकल जो सोसाइटी मैंने मेंशन की है, इसके वो क्या थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, ठीक है। और उसमें क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बाद ये जो बनारस में उस टाइम पे क्या था, 1917 में 1917 में क्या था, एनी बेसेंट जो थी उनको क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था एनी बेसेंट को। अब जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसके विरोध में बनारस में क्या हुआ था, एक सार्वजनिक सभा का क्या किया गया, आयोजन किया गया। किस लिए किया गया, इनको जो गिरफ्तार कर लिया गया था इसके विरोध में। ये क्लियर हो गया इतना, क्योंकि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे और 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके विरोध में बनारस में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। ये जो सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था, यहीं से क्या हुआ, सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हो गई, यानी स्टार्टिंग हो गई। तो सार्वजनिक जीवन तो आप समझ ही रहे हैं ना कि हम सभी की हेल्प करेंगे और जो भी हमारा कर्तव्य होगा वो सभी के लिए होगा, सबका कर्तव्य हमारे लिए होगा। मतलब सब लोग एक यूनाइटेड किंगडम में रहेंगे, यूनाइट होके रहेंगे और सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। हर चीज़ पे हर व्यक्ति का अधिकार होगा, वहाँ पे स्वार्थ की कोई बात वो नहीं करते हैं। उन्होंने जो अहम बात था उसका विरोध किया, उसकी जगह पे समूहवाद को वो बल देते हैं, यानी ग्रुप की बात करते हैं। तो वो आई की जगह मैं, जो आई है उसकी जगह हम की वी फीलिंग की बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से ये जो आई और मी, जो आई और वी जो बता रहे हैं वो यहाँ से स्टार्टिंग हुई सार्वजनिक जीवन की शुरुआत। और यहाँ से प्रेरित होकर फिर उन्होंने क्या किया, वो अपना जो थ्योरी ऑफ रिलीजन, जो जिसमें मैंने बताया एसेंशियल यूनिटी ऑफ रिलीजन, तो वो सब यहाँ से बातें निकल के आई, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में उसकी जो सिचुएशन होता है उसका प्रभाव होता है। तो यही इसलिए हम इसके पीछे का बैकग्राउंड बता रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए इनके ऊपर किस चीज़ का प्रभाव था जिससे प्रेरित होकर इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जो रिलीजन थी वो दी, जो बहुत ही फेमस हुई। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं जो 1917 था उसके बाद क्या हुआ, 1919 में
ये संयुक्त प्रांत राजनैतिक सामाजिक अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए। मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया सो दैट आप भी नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। 1919 में क्या हुआ, संयुक्त प्रांत राजनैतिक सामाजिक अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए भगवान दास। उसके बाद क्या हुआ, 1931 में हिंदी साहित्य सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बने। कब, 1931 में। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या हुआ, 1935 से 1938 तक ये इसके सदस्य रहे, ठीक है, इसके सदस्य बने रहे। तो अब ये इतना समय इन्होंने अपना यहाँ दिया। उसके बाद क्या हुआ, बनारस के कांग्रेस कमेटी नगर के अध्यक्ष भी बने। तो ये मैंने इसलिए बताया कि आपको कहीं पूछ ले ये किस किस चीज़ के अध्यक्ष थे, तो वो आपको पता होना चाहिए। संयुक्त प्रांत राजनैतिक सामाजिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और ये कब थे, 1919 में अगर पूछ ले तो। वैसे मुश्किल है कि पूछे, लेकिन आपको लर्न होना चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा पता होना चाहिए। उसके अलावा किसके अध्यक्ष थे, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि कलकत्ता अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे। उसके और क्या थे, बनारस के कांग्रेस कमेटी नगर के अध्यक्ष थे। तो 3 चीज़ों के अध्यक्ष थे, एक तो हिंदी साहित्य सम्मेलन, दूसरा पॉलिटिकल सोशियो अधिवेशन, और तीसरा जो कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष थे। तो अगर आप ये 3 कीवर्ड याद रखेंगे तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये वर्ण व्यवस्था का क्या करते थे, समर्थन करते थे। यानी ये कहते थे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो सही है। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा हर व्यक्ति को अपने जो वर्ण के अनुसार जो काम मिला है वो करना चाहिए। तो ऐसे डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो बना रहेगा और सब लोग अपना अपना काम करते रहेंगे, तो जो सार्वजनिक जीवन है उसमें मदद पहुंचती रहेगी और इस तरह से सभी लोग मिलकर एक दूसरे का काम करेंगे। तो इस तरह से एक जो अच्छा ह्यूमैनिटी का रिलीजन है वो निकल के आएगा। तो इसलिए ये वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट करते थे। लेकिन जो मनु व्यवस्था था उसका तो वैसे अम्बेडकर ने देखा जाए तो सपोर्ट नहीं किया, पर ये उसके सपोर्ट में बोलते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था था उससे ये प्रभावित थे और इसलिए इन्होंने कहा कि मनु व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन जो सिचुएशन होती है ना, परिस्थिति, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि इसके जो आदर्श हैं उसमें भी चेंज होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि आपने देखा कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं और मनु व्यवस्था का से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी जो आगे जो थ्योरी ऑफ रिलीजन हम पढ़ेंगे वो दी है। तो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट में पीछे की जो थीम थी वो समझाई ताकि आप आगे की जो थ्योरी, मेन थ्योरी है उसको समझ सकें। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बताई, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम अपना लास्ट जो कि कवर करेंगे थ्योरी ऑफ रिलीजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ हमारा लेक्चर फिनिश होगा। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कवर करते हैं उसे। चलिए अब हम लोग इनकी थ्योरी ऑफ रिलीजन जो है वो पढ़ लेते हैं, या इनके थ्योरी ऑफ रिलीजन पे क्या आइडियाज़ हैं उनको जानते हैं। तो एक प्रथम अखिल एशियाई शैक्षणिक सम्मेलन हुआ था 1930 में। तो ये जो सम्मेलन हुआ, प्रथम अखिल एशियाई शैक्षणिक सम्मेलन में भी पूछ ले कि प्रथम अखिल एशियाई शैक्षणिक सम्मेलन कब हुआ, तो वो 1930 में हुआ था। और ये जो सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन में ये बात निकल के आई, क्या बात निकल के आई, सभी धर्मों की एकता पर बल, यानी जितने भी रिलीजन थे उनकी यूनिटी पे फोकस किया गया। जब ये प्रथम अखिल एशियाई शैक्षणिक सम्मेलन हुआ 1930 में, तो क्या किया गया, सभी धर्मों की एकता पर बल दिया गया, यानी सभी जो रिलीजन थे उनको इक्वल माना गया। तो वहीं से जो इसमें बात कही गई थी उसी को जो भगवान दास थे उन्होंने अपनी बुक जो इसेंशियल रिलीजन ऑफ ऑल यूनिटी वाली जो बुक थी उसको इसमें
इन्हीं के जो आइडियाज़ थे उसको पब्लिश करवा दिया था उन्होंने इस सम्मेलन के बाद। तो वही इस नाम से पब्लिश हुई थी और उसमें सारे रिलीजन की यूनिटी की बात होती है। अब अगर हम बात देखें कि सभी धर्मों में क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि सभी जितने भी रिलीजन हैं उसमें कुछ कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसलिए हम सारे धर्मों की एकता पर बल देंगे। वो सारे धर्मों में क्या सामान्य चीज़ें हैं वो इन्होंने ऐसे बताई हैं कि इसमें कुछ 4 मूल मंत्र होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, उसमें उन्होंने त्रुटि को रखा है, स्मृति को रखा है, सदाचार को रखा है और हृदय भयोनुज्ञा को रखा है। तो ये तो मैंने इसलिए बता दिया है कि अगर कहीं पूछे तो आप इसमें से फाइंड आउट कर लें, बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। तो इन्होंने ये बताया कि ये 4 जो मूल स्रोत हैं वो सारे धर्मों में पाए जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ये 3 अंग भी हर धर्म में होते हैं, यानी हर धर्म जो होता है वो ज्ञान, भक्ति और कर्म पे फोकस करता है। सारे धर्म हमारे जो होते हैं वो ज्ञान की बात करते हैं, भक्ति आराधना हर धर्म में की जाती है और सारे धर्मों में कहीं ना कहीं कर्म की बात की गई होती है। तो ये आपने देखा, ये सारे धर्म में पाया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सारे धर्मों में बताते हैं कि ये 3 तत्व ज़रूर पाए जाते हैं। वो कौन से हैं? जीवन, प्रकाश और शक्ति। तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन से उन्होंने धर्म में अपने कौन कौन से 3 इम्पॉर्टेंट की पॉइंट बताए हैं। तो वो जीवन, प्रकाश और शक्ति, ये आपको याद होना चाहिए। और इसमें इन्होंने कहा ये जो 3 चीज़ें इन्होंने बताई उसमें उन्होंने कहा जो सत्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी रिलीजन के लिए सत्य सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसी को उन्होंने कहा कि ये जो सत्य है वो एक है, एक ही है, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है। सत्य एक ही है और क्या है, वो कहते हैं कि वो सर्वत्र है। सत्य एक ही है और वो सर्वोत्तर है, यानी वो हर जगह है। सत्य तो मैं आप कितना भी छुपा लो, लेकिन जो सत्य वो होगा वो तो एक ही होगा, या तो है या तो नहीं है। तो वही वो कह रहे हैं कि जो सत्य है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो हर जगह है या सर्वोत्तर है। तो सत्य को उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और इसी के आधार पे उन्होंने कहा कि जो मैं बता रही थी आपको कि उन्होंने मैं की जगह हम पर फोकस किया है और उन्होंने अहमवाद को एनिमी बताया कि अहमवाद नहीं होना चाहिए। अहमवाद को वो रिजेक्ट करते हैं और इसकी जगह वो किस पे फोकस करते हैं, समूहवाद पे। समूहवाद पे उन्होंने फोकस किया और कहा कि सभी को एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। और समूहवाद तभी होगा क्योंकि वो इस रिलीजन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब सारे धर्म एक ही चीज़ की बात करते हैं तो हम सभी में जो एकता है वो यूनिटी लाने की बात करते हैं कि हम सभी एक ही हैं और सिर्फ वो एक फॉर्म चेंज हुई है, ना कि जो सत्य है वो चेंज हुआ। तो सत्य तो एक ही है, वो रिलीजन के बेस पे कह रहे हैं कि वही सबसे इम्पोर्टेंट है और वही एक है। तो इसी पर्सपेक्टिव में उन्होंने कहा कि जो धर्म होता है वो एक धारण करने की चीज़ होती है जिसको हम धारण करते हैं। वैसे भी धर्म का मतलब तो धारण ही होता है, तो धारण करते हैं उसको और उसमें एक ऐसी चीज़ होती है जो व्यक्ति को टूटने से बचाता है और उसको परिवर्तन के समय उसको बनाए रखता है। तो ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको नोट कर दूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, ये कोटेशन आप नोट कर लो। इसमें उन्होंने कहा है कि धर्म, ये इन्होंने ही कहा है, तो इन्होंने कहा धर्म वह वस्तु है जिसको धारण किया जाता है या धारण करते हैं और वह टूटने से बचाता है। इसके साथ ही साथ और क्या करता है, वो परिवर्तित होने से बचाता है। और जो भी व्यक्ति उसको धारण किए होता है उसको बनाता भी है।
एक तो धर्म धारण किया जाता है। धर्म ऐसी वस्तु है जिसको धारण किया जाता है, जो व्यक्ति धारण करेगा उसको उसको वो बनाए रखता है और वो टूटने से बचाएगा। इसमें व्यक्ति उसको टूटने नहीं देगा और परिवर्तित उसमें नहीं होने देगा। तो ये धर्म के उस पर्सपेक्टिव में उनका इम्पोर्टेंट कोटेशन है। उसके अलावा भी उन्होंने 2-3 कोटेशन दिए हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं उनके 2-3 कोटेशन जो इम्पोर्टेंट है, मैं भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, उनको मेंशन कर दूं और उसी के साथ साथ फिर हमारा जो थिंकर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट कोटेशन यहाँ पे मेंशन किए हैं और जो कि अगर पूछे जाएंगे तो इसी में से आने की पॉसिबिलिटी है, तो मैंने सारे ही यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो इन्होंने एक तो ये बात कही, सत्य और प्रेम ही सभी धर्मों का सार है। जो हम बता रहे थे कि उन्होंने जो 3 चीज़ों की बात की है, जीवन प्रकाश वाला जो था, उसी के आधार पे उन्होंने सत्य की जो बात की थी। तो वो कहते हैं कि सारे धर्म में तो सत्यता की ही बात करते हैं। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलो, चोरी करो। सभी धर्म यही कहते हैं सत्य बोलो, ईमानदार रहो। तो यही वो कह रहे हैं कि सत्य एंड प्रेम ही सारे धर्मों का सार है। अल्टीमेटली सारे रिलीजन सत्य पे ही बात करते हैं और सत्य ही अंतिम सत्य होता है और सत्य एक ही होता है। जो वो अगले कोटेशन में कह रहे हैं कि सत्य तो एक ही है जो और वो क्या है, सर्वत्र है, यानी समान है। सत्य को कोई बदल ही नहीं सकता भाई। 2-2 4 है तो वो हर जगह 4 रहेगा, आप कहीं भी चले जाओ वो बदलेगा थोड़ी ना। तो वही वो कहते हैं, आप ये हिंदू रिलीजन में बात करो तो भी 4 होगा, मुस्लिम में बात करो तो भी, सिख में करो तो भी, वो तो सब में ही 4 होगा। तो वही वो कहने हैं, सत्य एक ही है और सर्वत्र समान है, वो बदलेगा नहीं। तो जब सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्म में समान है, समानता है, एक ही बात करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर फोकस किया। कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली, सभी प्रत्येक के लिए हों और प्रत्येक सबके लिए हों, इस कॉन्सेप्ट पे बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे वो समूहवाद की बात करते हैं और जो अहमवाद था उसको दुश्मन मानते, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एनिमी है, ईगोइज्म को वो नहीं पसंद करते। तो सभी प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सभी के लिए हो, इस एक प्रक्रिया पे काम करना चाहिए। अल्टीमेटली यहाँ भी वो यूनिटी की ही बात करते हैं कि सभी व्यक्ति एक दूसरे के लिए होंगे और उसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा। तो वो समूहवाद पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट कोटेशन है, सभी धर्मों में एकता के साथ साथ उन्होंने अध्यात्म और भौतिकता के समन्वय पर भी जोर दिया। जैसे कि अरविंदो ने बात की थी, जब हमने आपको बताया था कि इंडियन सोसाइटी एंड यूरोपियन सोसाइटी की कंपैरिजन करते हुए उन्होंने ये देखा कि इंडिया में तो आध्यात्मिकता पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन जो यूरोपियन सोसाइटीज़ हैं उसमें मटेरियलिज्म पे फोकस किया जा रहा है। तो इन्होंने कहा भाई दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं, तो इस तरह से जो अलग अलग करके दोनों पे हम नहीं बात कर सकते, इसलिए दोनों के समन्वय पे, यानी दोनों चीज़ों को लेना चाहिए। तो किसी भी रिलीजन में धर्म के साथ साथ यूनिटी तो होनी ही चाहिए, यूनिटी के साथ ये दोनों चीज़ें भी होनी चाहिए। कौन सी? अध्यात्म और भौतिकवाद। तो इसके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूनिटी, अध्यात्म और भौतिकवाद, ये 3 की कॉन्सेप्ट है किसी भी रिलीजन में। ओके, नेक्स्ट है सामाजिक दर्शन और राजनीति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे दर्शन और पॉलिटिक्स को एक ही साथ जोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली पॉलिटिशियन ही कहे जाते थे, इंडियन पॉलिटिशियन। तो उसमें उन्होंने कहा दर्शन, जैसे कि मनु में भी उन्होंने दर्शन के साथ जोड़ते हुए बात करी है। तो वही यहाँ पे भी कहने, सामाजिक दर्शन और राजनीति को एक दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता, यानी उसको भी कॉम्बिनेशन, समन्वय पर उसको जोड़ देते, दोनों के समन्वय को, दोनों को एक साथ लेके बात करते हैं। सामाजिक संरचना और संगठन, इसके लिए वो मनु के विचारों पर आधारित व्यवस्था को संचालित करने पे फोकस कर देते हैं। जो भी स्ट्रक्चर और संगठन होगा उसमें मनु के विचारों के आधार पर संचालित करने की बात करते हैं। जो मैंने आपको वर्ण सिस्टम का बताया था, उसके बाद बताया था कि जैसे मनु में बात की गई है उससे ये प्रभावित है उनके विचारों को। फिर ये जो मैंने बताया था, धर्म वह है जो किसी वस्तु को धारण किए होता है। धर्म का मतलब ही धारण करना होता है। तो किसी वस्तु को धारण किए है, जिस वस्तु को धारण किए है उसको बनाएगा, उसको टूटने नहीं देगा, परिवर्तित होने से बचाएगा। तो ये जो उन्होंने बात की थी, वो बात की थी अपनी जो इनकी बुक थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाली जो बुक थी, उसमें इन्होंने बात की थी। तो उसमें इन्होंने ये
कोटेशन दिया था अपनी इस बुक में। और तो मुझे लगता है आपको समझ में ये आया होगा कि जो यूनिटी की जो बात करते हैं उसमें वो सत्यता की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि सारे ही जो धर्म हैं वो कुछ कुछ उन सभी में कुछ कुछ सिमिलरिटी हैं, और अल्टीमेटली वो सभी एक ही गोल की तरफ ले जाते हैं, और वो है सत्य। सत्य पे फोकस किया, तो यही एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो आपको थ्योरी ऑफ रिलीजन इनकी समझ में आ गई होगी। अब जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 1955 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो इनको भगवान दास को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आप इसको लर्न कर लेना। और बाकी इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हुई थी 18 सितंबर 1958 में डेथ हो गई थी। तो मैंने बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है ऐसा कुछ रहा नहीं होगा इसमें जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि जब हम सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में पीजीटी के हिसाब से इसको पढ़ते हैं तो इतना ही जितना मैंने बताया वो काफ़ी है, और इसमें से ही आ जाना चाहिए। बाकी कुछ एक्स्ट्रा तो आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बेसिकली आपको अंडरस्टैंड क्या करना है, इनकी बुक्स जो मैंने नई नई बताई वो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेंगी, तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा, इनका जो एसेंशियल यूनिटी ऑफ रिलीजन है उसमें उन्होंने सारे धर्मों की एकता पे फोकस किया है, और वो जो भारतीय दर्शनवाद है, यूरोपीय दर्शनवाद है, उसको समन्वय पे उसके फोकस करते हैं, क्योंकि अलग करके नहीं, किसी भी चीज़ को अगर आप देखें तो अलग करके किसी भी चीज़ को नहीं समझा जा सकता है। तो उसी पर्सपेक्टिव में इन्होंने भी दोनों चीज़ों को एक साथ लेते हुए और ये कहा है कि जो भी जीवन है वो सभी को अंततः सत्य की ओर ले जाता है, तो हम सभी को सत्य के मार्ग पे जाना चाहिए और सभी को एक साथ रहना चाहिए। यूनिटी पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। तो मुझे लगता है हमने अपने लेक्चर में ऑलरेडी इतनी बार इस बात को फोकस किया है कि आपको समझ में आ ही गया होगा, और बहुत ही कम समय में बाकी थिंकर्स की कंपैरिजन में देखें तो सबसे कम टाइम इसमें लगा है, और हमने अच्छे से सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा, कुछ यूज़फुल लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट थिंकर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।